चलिए ध्यान दीजिएगा, लाइट का पार्ट 2 जो प्रकाश है, प्रकाश इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या है और प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसके पहले वाले क्लास में, प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या उसका स्टडी कर चुके हैं। अब प्रकाश का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन। देखिएगा, प्रकाश का प्रवर्तन में क्या होता है कि अगर कोई किरण सतह पर पड़ती है और पड़ने के बाद पुनः वापस लौट जाती है, इसको हम लोग प्रवर्तन बोलते हैं। अब प्रकाश की किरणें प्रकाश का प्रवर्तन है जिसको हम लोग देखते हैं कि जब प्रकाश की किरणें पहले माध्यम से चलकर किसी परावर्तक सतह या चिकनी या समतल सतह से टकराती है, तो टकराने के बाद पुनः वह अपने ही माध्यम में लौट जाती है। तो इस प्रकार लौटने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन बोलते हैं। फिर से इसको एक बार समझा देते हैं कि जब प्रकाश की किरणें पहले माध्यम से चलकर किसी चिकनी या समतल सतह से टकराती है, तो टकराने के बाद पुनः वह अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इस प्रकार लौटने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन बोलते हैं। जब प्रकाश का प्रवर्तन हमने यहाँ पर किया, देखिए फिगर में देखिएगा, प्रकाश का प्रवर्तन हुआ कैसे। मान लें कि एक किरण को हम लोग भेजे, समझ गया ना, इस किरण को भेज दिए और जब ये किरण यहाँ पर आई है और यहाँ से आने के बाद क्या टकरा करके वापस चली गई है, तो देखिएगा जो आने वाला किरण था उसका नाम हमने क्या रख दिया? आपतित किरण। जो टकरा कर लौट गया उसका नाम क्या रख दिया? परावर्तित किरण रख दिया ना। चलिएगा, अब बोलेगा कि आपतित किरण किसे कहते हैं, तो सबसे पहले देखिएगा आपतित किरण किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपतित किरण किसे कहते हैं, तो वह किरण जो परावर्तक सतह से टकराती है उसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। क्या हुआ? इसी तरह का प्रॉब्लम डिस्टर्ब मत कीजिएगा। वह किरण जो परावर्तक सतह से टकराती है उसे क्या हम लोग बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। देखिएगा, आप बोलेगा कि तब परावर्तक सतह क्या है, ये भी तो सवाल उठता है ना यहाँ से। तो परावर्तक सतह उसे कहते हैं वह किरण जो परावर्तक सतह से टकराती है। वह किरण जो परावर्तक सतह से टकराती है उस सतह को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह बोलते हैं। चलिएगा, अब देखिए दूसरा आता है इसमें परावर्तित किरण। सेकंड में क्या आता है? परावर्तित किरण। तो कह सकते हैं क्या कि वह किरण जो परावर्तक सतह से टकराकर पुनः वापस लौट जाती है, उस किरण को हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। इसको सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे कि जो टकराकर जो लौट गया उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? परावर्तित किरण। नेक्स्ट फैक्ट आता है, उसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। तो कहता है यहाँ आपतन बिंदु कि परावर्तक सतह पर स्थित वह बिंदु जहाँ आपतित किरण क्या करती है? टकराती है। यानी कि परावर्तक सतह पर स्थित वह बिंदु जहाँ पर आपतित किरण क्या होती है? टकराती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। यानी कि जहाँ पर आपतित किरण टकराएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस बिंदु को आपतन बिंदु बोलेंगे। नेक्स्ट फैक्ट इसमें आता है अभिलंब। क्या आता है? अभिलंब। तो अभिलंब किसे कहते हैं? तो वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर स्थित हो, वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर स्थित हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिलंब। यहाँ से देखिएगा फिगर में, वह सीधी रेखा जो किस पर स्थित हो? आपतन बिंदु पर ना, यानी कि सीधा रहेगा। समझ गए ना जी? क्या रहेगा? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रहता है, उसको जो सीधा रहता है इस तरह से, उसको हम लोग जो आपतन बिंदु पर स्थित रहेगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अभिलंब बोल सकते हैं ना। चलिएगा, उसके बाद जब यहाँ पर हम लोग कर लिए तो इसमें एक निष्कर्ष आता है कि भाई ये जो इसको दो बराबर भागों में बांट दिया गया है, तो यहाँ तो कोण का निर्माण हुआ होगा कि नहीं हुआ? अभिलंब इसको दो भाग में बांटा है कि नहीं भागा? देखिएगा, दो भाग में बांटा है। तो आप समझ लीजिए कि मान लिया जाए कि आपके पास कोई सरल रेखा होती है, इस पर कोई लंबवत रेखा खींच दी जाती है, तो यहाँ पर कितना डिग्री कोण का निर्माण होता है? 90 डिग्री का। और यहाँ भी कितना डिग्री कोण का निर्माण होता है? 90 डिग्री का होता है ना। बताइए, इधर भी 90 और इधर भी 90 होता है कि नहीं होता है? आप बताइए कि जैसे कि मान लिया जाए कि इस तरह से एक हम कोण का साइन ले लिए हैं और इससे बीच से एक रेखा गुजरती है, यानी कि काट देती है इसको, तो बताइए कि इधर वाला कोण और इधर वाला कोण आपस में बराबर होगा या नहीं होगा? कहा कि दोनों को बराबर भागों में बांट दिया गया है। तो अगर ये कोण 30 डिग्री का है तो 15 डिग्री इधर जाएगा और 15 डिग्री इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? कहा कि दोनों को बराबर भागों में बांट दिया गया था। यहाँ से भी देखिए कि जो अभिलंब है वो आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या दोनों बराबर भागों में बांटता है कि नहीं बांटता है?
तो यहाँ से कोण का निर्माण होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। किसको बोलेंगे? तो जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोल सकते हैं हम लोग? आपतन कोण। क्या बोल सकते हैं? आपतन कोण। जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और नेक्स्ट आता है जो इसको क्या बोलते हैं? प्रवर्तन कोण। तो प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रवर्तन कोण बोलते हैं। देखिएगा, अब यहाँ से नामकरण भी किया हुआ है। मान लें कि आपतन बिंदु O है और प्रवर्तित आपतित किरण A और प्रवर्तित किरण B, और जो यहाँ से मेरा प्रवर्तक सतह है जो इसका भी नामकरण कर दिया गया है, यहाँ पर और यहाँ पर M और N लिख दिया गया और अभिलंब को भी N लिख दिया गया। अब यहाँ से हम आपसे एक सवाल करते हैं, ठीक है, कि OA बराबर क्या होगा? तो आप लोग के दिमाग में आता है कि O यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? आपतित किरण बोलेंगे ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या है? आपतित किरण आया है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि O भी क्या है, तो भी क्या कर सकते हैं आप लोग? प्रवर्तित किरण कर सकते हैं कि नहीं? पूछेगा कि ON क्या है, तो उसको क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। और बोलेगा सिर्फ O क्या है, तो उसको क्या बोल सकते हैं आप लोग? आपतन बिंदु। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। तो बताइए कि जब यहाँ पर इतना हम लोग फैक्ट के बारे में पढ़ लिए, तो यहाँ से तो दो निष्कर्ष निकलता है। देखिए निष्कर्ष क्या क्या चीज निकलता है कि पहला तो दोनों कोण को बराबर में बांटा है, जिसको हमने वो आपतन कोण नाम किया, दूसरा का प्रवर्तन कोण, ये कि नहीं किए। अब देखिए एक तो और फैक्ट क्या होता है कि देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रवर्तक सतह है, प्रवर्तक सतह पर सभी चीजें स्थित है कि नहीं है? आपतित किरण भी इसी पर है और अभिलंब भी इसी पर और प्रवर्तित किरण भी इसी पर है कि नहीं है? तो इस सेकंड वाला फैक्ट आता है कि नहीं आता? तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं या तो तल में होते हैं, क्या एक ही तल में या समतल में होते हैं। तो इसको हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के तहत देखा जाता है। समझ गए? जो इस निष्कर्ष है ना, इसको हम लोग किस तहत देखेंगे? प्रकाश के प्रवर्तन का नियम। तो कोई आपसे पूछा कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो क्या बताइएगा आप लोग? प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? तो आप पहला फैक्ट बता देते कि आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के प्रवर्तन का पहला नियम हुआ। दूसरा नियम क्या हुआ कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हुए? दो। प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम हुए। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। फिर से इसको एक बार रिवाइज करते हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है। जो फिर से समझिए, फिर सारा फैक्ट्स को हम एक बार बता देते हैं। जल्दी बोलेंगे, इसको ज्यादा समझाएंगे नहीं, कहा कि आप लोग को तो अभी समझा दिए थे, तो इसको हम एक बार फिर से बोल देते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन, जब प्रकाश की किरणें पहले माध्यम से चलकर किसी चिकनी या समतल सतह से टकराती है तो टकराने के बाद पुनः वह अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस प्रकार लौटने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन बोलते हैं। जब प्रकाश का प्रवर्तन होता है, इसमें पहला फैक्ट आता है प्रकाश का प्रवर्तक सतह। क्या आता है? प्रवर्तक सतह। तो प्रवर्तक सतह कहते हैं किसको भाई? तो प्रकाश जिस सतह से टकराती है, प्रकाश जिस सतह से टकराती है उस सतह को हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रवर्तक सतह। यानी कि प्रकाश जिस सतह पर टकराती है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रवर्तक सतह। नेक्स्ट इसमें आता है क्या? उसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण। जो अभी बताया कि आने वाली किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण। तो इसको बोल सकते हैं कि वह किरण जो प्रवर्तक सतह से टकराती है, वह किरण जो प्रवर्तक सतह से टकराती है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? आपतित किरण। प्रवर्तित किरण किसको बोलते हैं? तो वह किरण जो प्रवर्तक सतह से टकरा कर वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रवर्तित किरण। आपतन बिंदु किसे बोलेंगे? तो प्रवर्तक सतह पर स्थित वह बिंदु, प्रवर्तक सतह पर स्थित वह बिंदु जिस पर आपतित किरण टकराती है। यानी कि प्रवर्तक सतह पर स्थित वह बिंदु जहाँ पर क्या है? आपतित किरण टकराती है। यानी कि मान लो यहाँ पर टकरा था, उसको क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट आता क्या? अभिलंब। तो कहता है वह सीधी रेखा, वह सीधी रेखा जो आपतन बिंदु पर स्थित हो, वह सीधी रेखा जो आपतन बिंदु पर स्थित हो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अभिलंब। यानी कि जो हम मार्कर्स को ले लिए, मान लें कि मेरा ये नीचे ये आपतन बिंदु है, तो इस पर जो इस तरह से रेखा गया है, इस रेखा को हम मार्कर को क्या बोल सकते हैं? अभिलंब बोल सकते हैं ना। जैसे कि आप लोग को फिगर में बताया गया कि ये सीधा रेखा है, किस पर स्थित है? आपतन बिंदु पर। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपतन कोण। तो आपतित किरण और प्रवर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं हम लोग? आपतन कोण। प्रवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को प्रवर्तित किरण। अब इसका एक
थोड़ा सा ट्रिक्स बता देते हैं कि जब आपतन कोण की बात करेगा ना तो आ से आपतित किरण भी, आ से आपतन कोण भी, न समझ गए। तो आपतन कोण के बारे में जब भी पूछेगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो आपतित किरण और अभिलंब के बीच हुआ कोण है ना। और जब प्रवर्तन कोण पूछेगा तो बोलेगा कि प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच। बहुत सिंपल है कि नहीं है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच, अगर बोलेगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को क्या कहते हैं, तो आपतित किरण जब भी हुआ था क्या हो जाएगा, आपतन कोण। प्रवर्तित किरण हुआ था प्रवर्तन कोण। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं वह? 2। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम? 2। पहला क्या होता है कि आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में या समतल में होते हैं। सेकंड क्या होता है, आपतन कोण और प्रवर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर ना होते हैं। चलिए ये तो सब आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि सारे समझ गए होंगे। अगर जिनको प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा, उसको हम फिर से डिस्कस कर देंगे। चलिए तो नेक्स्ट इसमें से आज पढ़ते हैं फिर दर्पण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर। चलिए डियर स्टूडेंट, अभी हम देखते हैं यहाँ पर दर्पण के बारे में। दर्पण क्या है और प्रकाश का प्रवर्तन, इसके पहले जो हम लोग क्लास किए थे उसमें हम पढ़ लिए थे। आज दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। दर्पण के बारे में पूरा स्टडी करेंगे कि दर्पण क्या होता है और उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, दर्पण कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दर्पण में क्या 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 बिंदु आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पद और बिंदु भी इसमें होते हैं, सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दर्पण के बारे में जानते हैं, दर्पण होता क्या। तो सबको घर में आईना रहता है, उसको हम लोग दर्पण बोलते हैं। तो देखिए उसको हम लोग किताबी भाषा में क्या बोल सकते हैं कि वह चिकनी एवं चमकीली सतह, वह चिकनी एवं चमकीली सतह जो प्रकाश को अच्छी तरह यानी कि नियमित रूप से क्या कर सकता है, प्रकाश को प्रवर्तित कर सकता है, तथा उसका एक भाग क्या होना चाहिए, रंगा हुआ होना चाहिए। इसको हम लोग बोले क्या, रजित होना चाहिए ना। फिर से समझिए इसको, क्या बोलता है कि वह चिकनी एवं चमकीली सतह, वह चिकनी एवं चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परिवर्तित करती हो तथा उसका एक भाग रजित किया हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश दर्पण बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। उसे क्या बोला जाता है, दर्पण बोला जाता है। यानी कि जो प्रकाश को अच्छी तरह से परिवर्तित कर सकता है और उसका एक भाग क्या हो, रंगा हुआ होना चाहिए। समझ गए ना। कहता है दर्पण का प्रकार, टाइप ऑफ मिरर। तो दर्पण को कितने भागों में बांटा गया, 3 भाग में। पहला होता है, यहाँ से देखिएगा, पहला समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, और तीसरा क्या है, परवैलिक दर्पण। इसको हम लोग प्लेन मिरर बोलते हैं, और स्फेरिकल मिरर बोला जाता है, इसको पैराबोलिक मिरर बोला जाता है। समझ गए ना, इंग्लिश शब्द बताए। देखिएगा समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो कहता है जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह कैसा हो, समतल हो। जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह समतल हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समतल दर्पण बोलेंगे। गोलीय दर्पण किसे बोला जाता है, तो गोलीय दर्पण जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलते हैं। यहाँ देखिए फिगर में दिया हुआ, माने कि गोल तो अच्छी तरह से हमसे नहीं हो पाया, क्योंकि फिगर हमको अच्छी तरह से नहीं आता पढ़ने के लिए। तो आप लोग समझिए कि मान लें कि खोखला गोला का एक भाग है, समझ गए ना। 2 गो यहाँ से चित्र दिया गया है, देखिएगा, एक अंदर का भाग रंगा हुआ है, एक बाहर का भाग रंगा हुआ है ना। बताइए कि खोखले गोले का एक भाग है कि नहीं है। तो गोलीय दर्पण में क्या कर सकते हैं हम लोग, जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलते हैं। तीसरा प्रकार क्या है, परवैलिक दर्पण। तो वैसा दर्पण जो पूर्णतः गोल नहीं हो, यानी कि पूर्णतः गोलीय नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परवैलिक दर्पण, जिसको पैराबोलिक मिरर बोला जाता है, जो इस तरह से हो। समझ गए ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोई भाग इसका रंग दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परवैलिक मिरर। उसके बाद देखिएगा गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भाग में। गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांटा गया, 2 भाग में। आप लिख लीजिएगा कि गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांटा गया, 2 भाग में। गोलीय दर्पण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, अवतल दर्पण, दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण। पहला अवतल दर्पण, दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोले कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। समझ गया ना, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर बोलेंगे हम लोग।
देखिएगा कनकेव मिरर किसे कहा जाता है? तो जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह क्या हो, धसी हो, जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह धसी हो अर्थात वह केंद्र की ओर हो। किसकी ओर हो? केंद्र की ओर। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण किसे बोला जाता है? जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह कैसा हो? उभरा हो और वह केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित हो। वह केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। समझ गए ना? देखिए फिर से इसको समझाते हैं अवतल दर्पण के बारे में। जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह धसी हो अर्थात केंद्र की ओर स्थित हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण किसको बोलेंगे? कि जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह उभरा हो और केंद्र के विपरीत ओर स्थित हो, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? उत्तल दर्पण। देखिएगा दर्पण में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी, उसको भी हम लोग समझेंगे। समझ गए ना? अब यहाँ से आप लोग को पूछता हुआ कि सर ये बताइए कि समतल दर्पण के बारे में तो आपने बताया, डायरेक्ट चले गए गोलीय दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में। तो हम समतल दर्पण में कुछ इंपॉर्टेंस जो होता है उसको अभी हम बोल देते हैं, दिखा नहीं सकते हैं यहाँ पर। देखिए समतल दर्पण का उपयोग कहाँ क्या किया जाता है? मैं सबसे पहले तो जानना कि समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है, जो इमेज बनता है वो समतल दर्पण का इमेज कैसा बनता है बताइए आप। देखिएगा समतल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक। जब वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक होगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा? सीधा, मतलब जो वस्तु का प्रतिबिंब क्या ऐसा होगा? सीधा या उल्टा? नहीं, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? सॉरी, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है जी। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे बनता है? सीधा ना बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता था। आप बताइए कि जो काल्पनिक समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बना? काल्पनिक प्रतिबिंब न बना। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बना तो इसको पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं? नहीं ना प्राप्त कर सकते हैं। ये आप लोगों को प्रतिबिंब बताया गया होगा पिछले क्लास जब प्रतिबिंब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया ना कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। तो बताइए समतल दर्पण को पर्दे पर तो उतारा नहीं जा सकता, क्योंकि इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है ना। इसका दूसरा होता है क्या कि इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। तीसरा क्या कि वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। वस्तु के आकार के बराबर बनता है किसमें? समतल दर्पण में। चौथा क्या? प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के सामने रखा हो। मान लीजिए कि ये मेरा दर्पण है, जितना इसको सामने रखिएगा उतना ही प्रतिबिंब पीछे बनेगा। जितना वस्तु को आप समतल दर्पण के सामने रखिएगा प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। समझ गया ना? तो चौथा ये हो गया। पांचवा क्या होता है कि यह पास विवर्तन को दर्शाता है। इसको दर्शाता है पास विवर्तन। पास विवर्तन में बताए थे कि जो हॉरिजेंटल रहता है, हॉरिजेंटल से क्या है? 180 डिग्री के एंगल से क्या होता है? घूम जाता है। समझ गया ना? उसमें से बताया था कि मान लें कि आपका एक फिगर ये है, ये घूम कर क्या चला जाएगा? ये पास विवर्तन में बताए थे ना, 180 डिग्री एंगल से क्या होता है? घूम जाता है ना। तो ये पास विवर्तन के बारे में भी दर्शाता है। कौन? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में कुछ प्रतिबिंब बनता है जिसके बारे में जान लिए। अब समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आप बताइए जो आपके घर में जो आईना होता है कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण। तो उसको हम लोग क्या चीज में काम कर सकते हैं? अपना चेहरा को देखने के लिए काम करते हैं ना। तो इसका कुछ उपयोग है वो भी आप लोग को बता दिया जाएगा। समझ गया ना? चलिएगा अब कुछ प्रमुख नोट्स होगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये सब तो हो गया, इसको नोट कर लिए हैं जी। चलिएगा अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा।